बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन है, मैं सुमैया रिजवान और मेरे को एंकर मुदस्सिर इकबाल आपको वेलकम कहते हैं। आज बड़ा अहम इजलास हुआ जी कौमी असम्बली का, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाहिर इजलास हुआ। 178 अरकान की उनको आज हिमायत हासिल हो गई। 2018 में उनको 176 वोट मिले थे और 2 वोट इजाफी मिले। और जाहिर है ये जो तमाम तर सूरत हाल हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब खिताब किया तो उनका ये जुमला था कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की एजेंसियों से खुफिया ब्रीफिंग ले और पता चलाए कि कितने किस तरह से पैसा लगाया और किस तरह पैसा चला। अब मामला ये है कि 3 दिन पहले होने वाले सेनेट के इलेक्शन में वही कौमी असम्बली के अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सीट पर उम्मीदवार को 164 वोट दिए। आज शो ऑफ हैंड का मामला था तो वजीर आजम के एतमाद के वोट के लिए 178 वोट सामने आए, यानी कि 14 वोट मजीद सामने आए हैं। स्पीकर असम्बली का वोट क्योंकि काउंट नहीं होता है, इसलिए आज 179 मेंबरान जो हैं वो मौजूद थे। लेकिन एक मामला बड़ा अहम है यहाँ पर, वो है कि सारे अमल के बाद पहले फतह अपोजिशन की कही जा रही, अब हुकूमत अपनी फतह वो कह रही है। इसके बाद 6 माह का मामला तो अब क्लोज हो गया कि किसी तरह का अदम एतमाद वजीर आजम के लिए नहीं है। लेकिन स्पीकर के लिए आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ ही देर पहले गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब स्पीकर के लिए अदम एतमाद का मामला होगा, वो हम फैसला करेंगे कि कब और कहां से शुरू किया जाए। गुज़श्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो ये बात कह चुके हैं कि अदम एतमाद का मामला कब और कहां से करना है ये PDM फैसला करेगी। उनका वाज़े इशारा, और उससे पहले PDM के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश रही है कि पंजाब से अदम एतमाद की तहरीक को शुरू किया जाए। अब अगले आने वाले दिनों में जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज के खिताब और 2 दिन पहले कौम से खिताब में उनका एग्रेशन, उनका गुस्सा था, उसको लेकर क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मज़ीद सख्तियाँ आने वाली हैं या मामलात कहीं कुछ और बैठेंगे। आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। आमिर ज़ियाद साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया आमिर ज़ियाद साहब आपके वक्त का। फैसल अजीज़ साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तजज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। और एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो से इस वक्त जमील फारूकी, सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। जमील आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, सीनियर एंकर पर्सन, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर ज़ियाद साहब, आगाज़ करते हैं। आज शो ऑफ हैंड था, ये मुमकिन था कि 178-79 वोट जो हैं वो मिल जाएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एतमाद के लिए। आज कुछ अनहोनी नहीं हुई, वही हुआ जो कल का प्लान हो रहा था, जिसके बारे में वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कह दिया। लेकिन वो जो 164 और 178 तक का सफ़र है, वो 14 लोग, वो 15 लोग या वो 16 लोगों का, वो अब अगले आने वाले वक्त में वो कहाँ खड़े होंगे? ये तो मुमकिन नहीं है कि हुकूमत को पता ना हो उन लोगों के बारे में। जी, जाहिर है कि एक सवाल बन सकता है कि क्या हुकूमत को इल्म है इस बात का या नहीं इल्म है। अच्छा, ये चीज़ जो है बहुत आसान नहीं होगी कि जी कौन किन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ये जो कल भी फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जी हमने आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि कौन लोग थे। लेकिन ये बहस एक से कतई नज़र हमें जो एक बड़े एक मंजरनामे पे नज़र लगाएं, उस पर रखें, तो उसमें सवाल जो हमारे सामने आएगा वो ये आएगा कि जी इस आज के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की अहमियत क्या है और इमरान खान साहब ने उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद क्या पैगाम दिया है। वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। और उसमें सबसे मेरे ख्याल में जो टेक अवे है आज की पूरी प्रोसीडिंग का, वो ये कि इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल वाज़ेह किया है कि वो किसी लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे आप देखें कि कहते हैं ना दानिश्वर या नीम दानिश्वर, वो ये कहते हैं जी अगर पाकिस्तान की सियासत में आपको इत्तेदाल लाना है, इसके अंदर जो है महाजराई का खात्मा करना है, तो हुकूमत लचक का मुजाहरा करे। इमरान खान साहब जो है उन्होंने दोबारा से कहते हैं कि इनफ्लेक्सिबल किस्म का रवैया अपनाया है। अब इसके हवाले से जाहिर है कि जो पुराने लोग हैं वही कहेंगे जी हमारी सियासत में हमेशा जगह होती है कुछ लो और कुछ दो की। लेकिन जो इमरान खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका फोकस यही है कि जी उन्होंने इत्तेसाब के नाम पर उनके साथ खड़े हुए थे जब वो एक बहुत छोटी सी उनकी पार्टी थी, और आज भी उनके साथ वही लोग हैं जो समझते हैं कि इस मुल्क का एक बहुत बड़ा तादाद है कि जी जो करप्ट लोग हैं उनका इत्तेसाब नहीं होता। तो मेरे ख्याल में एक तरह से एक कहते हैं हिम्मत अफजाई होती है, लोगों का हौसला बड़ा होगा जो इमरान खान के साथ के लोग हैं कि उन्होंने कहा जी हम अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहेंगे और हम जो है इत्तेसाब करेंगे और ज़रूर करेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल में सबसे एक मेजर टेक अवे है आज का। दूसरा जी नहीं आप बोले प्लीज। अच्छा, दूसरा इसके हवाले से एक और अगर हम बात करें कि जी
इस पूरे महाजराई के हम आगे हमें क्या नजर आता है, उसमें मुझे नजर ये आता है कि इमरान खान साहब ने जो एक पैगाम दिया इदारों को कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने अपने शिकवा जो उन्होंने किया था उसका फिर हमने देखा कि कल जवाब भी आया। बात ही कि बिल्कुल दुरुस्त किया कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जी हमने तो आइन और कानून के मुताबिक जो है इंतखाबात करवा दिए, लेकिन जो लोगों को दुख है, जो लोगों को इतराज़ है वो ये कि जब आप कानून और आइन इस निज़ाम के तहत कोई भी कार्रवाई करते हैं तो वो सही तरह से शफाफ तरीके से नहीं होती। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने तय बिल्कुल सही काम किया, लेकिन इनका जो निज़ाम है उसमें झोल है और झोल की वजह से आप देखते हैं कि इलेक्शन मुतनाज़ा बनता है। इसी तरह लोगों का जो इदारों से शिकवा है कि जी अदालत जो है वो बदनवान तो क्या, वाइट कॉलर क्राइम इसमें मुलविस अफराद तो क्या, वो उन लोगों को सजा देने से कासिर है कि जो कत्ल में मुलविस हैं, जो किडनैपिंग करते हैं। तो जाहिर है कि वो इदारों से जो अदम इत्मीनाद है वो उसकी तरफ जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल एक जायज़ शिकायत और हर पाकिस्तानी की आवाज़ होनी चाहिए कि हमारे इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक मैसेज यही है। जी सही। फैसल साहब, 93 में जब उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था ऐवान से, इस बड़े ऐवान से, और उस वक्त के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद उनकी हुकूमत जो थी उसमें काफ़ी मुश्किलात आई और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हो गई। आज 2021 का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसमें बड़ी अक्सरियत मिली है, अरकान 178 अरकान ने ज़ाहिर अपना वोट दिया वज़ीर आज़म को, उस वक्त के वोट 93 के और आज के क्या फ़र्क है? क्या मुश्किलात जो आ रही थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर वो ख़त्म हो गई आपके ख्याल में? देखिए, आज तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। अपोजिशन जो इतने अरसे से इतना बड़ा कैंपेन चला रही है, शहरों के अंदर जलसे कर रही थी, उन्होंने अभी सेनेट के इलेक्शन में जनाब मोहतरम यूसुफ गिलानी साहब को जितवा भी दिया, जिस तरह भी जितवाया, पैसे चलाए, ताल्लुकात इस्तेमाल किए, गादियाँ इस्तेमाल हुई, वास्ते हुए, आइंदा के टिकट्स हुए। इन द एंड जंग और प्यार के अंदर जीतना होता है, तो इन्होंने प्यार और जंग के अंदर सीट जीत ली, यूसुफ गिलानी साहब जीत गए। आज अगर जो भी मंतक लेकर आई है अपोजिशन, ये मंतक ना लेकर आती और इसके अंदर ये वाकई ही आज खड़े हो जाते हैं ऐवान में और उन्हीं वोटों के साथ इमरान खान साहब को भेज देते घर, सिनेरियो बदल जाता। मुख्तलिफ किस्म की मंतक है, लेकिन वो मंतक अब कौन बाय करेगा कौन नहीं करेगा, आम पाकिस्तानी के लिए तो वो समझ में ना आने वाली बात है कि आपने यूसुफ गिलानी के वक्त के ऊपर तो इतने वोट लिए, ये सब कुछ किया, आपने जितवा दिया। आज जब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के निकालने के लिए हमने सारी कैंपेन चलाई थी, तो आज आपने असम्बली के अंदर ये अपनी तादाद इतनी शो करके आखिर ऐसा क्यों नहीं किया? तो बहरहाल वो लड़ाई जो थी वो ग्राउंड से बाहर लड़ी गई, जिसके आप फुटेज भी दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर ये लड़ाई लड़ी गई और अच्छा दिन नहीं था, बहरहाल ये जो कुछ भी था। लेकिन अब क्या होगा, जो आपने सवाल किया कि मियाँ साहब की हुकूमत चली गई थी, इमरान खान साहब ने आज अपनी तकरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें की, गुस्से में भी, और एक मैसेज भी दे दिया है। कुछ वादे उन्होंने पहले किए हुए थे, आज की तकरीर में कुछ और वादे कर लिए हैं। हम वो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, पाकिस्तान की मईशत बहाल होगी, ये जजीरे आबाद होंगे, जिसके बारे में उन्होंने आज दोबारा से इस अहम तरीन तकरीर के अंदर कहा है, जिसपे लड़ाई सिंध गवर्नमेंट की और वफाक की चल रही है, अब जो बहुत ही सीरियस मैटर है, जिसके ऊपर $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का मामला है, उसका भी इशारा उन्होंने दिया है। क्या वो नैब की अदालतें बनाने जा रहे हैं? बार बार जरदारी साहब से मुतालिक आज तो कह दिया मिस्टर 10%, आज तो कह दिया फिल्म की बात, जरदारी साहब पे इतनी सारी बातें कह दी। तो जरदारी साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं, क्या वो नैब की अदालतें बनने जा रही हैं? आप उसको फंड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 120 अदालतों का कहा था, क्या वो 30 अदालतें इस महीने बनने जा रही हैं? तो क्या इमरान खान साहब ने जो आज तकरीर की है उसकी एग्जीक्यूशन प्लान वो उसी संजीदगी के साथ चलेंगे? 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये जो बंद आइलैंड है इसको आबाद करने की बात कर रहे हैं, नए शहरों की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी बहाल करने की बात कर रहे हैं। ये सारी बातों के पास अब उनके पास टाइम बेसिकली साल सवा साल है जी, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन का एनवायरनमेंट शुरू हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने अपने आप को दोबारा एक नए फेज में डाल दिया है। अब देखना यह है कि इत्तेहादियों को खुश करना, अभी सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात वाले मामले का एक और राउंड आ जाएगा, उसके बाद अपोजिशन फिर सड़कों पे निकलने के लिए प्लान कर रही है, वो भी एक मामला आ जाएगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर अवाम को महंगाई से निजात देंगे, रोजगार देंगे, बड़े बड़े इदारों की, आज स्टील मिल की बात की, पीआई की बात की, अवामी मामला यकीनी तौर पर बड़े अहम है। जो सबसे ज्यादा बड़ा सर उठा के वजीर आजम के सामने खड़े, हम इस पर बात भी करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में सेक्रेटरी फरूख हबीब जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। का तकाजा है कि इल्लीगल प्रैक्टिसेस हुई हैं, ब्राइबरी दी गई है, लोगों को टिकटों का लालच दिया गया, जो पनामा रानी मरियम नवाज ने अपनी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद तस्लीम किया है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने उसी इलेक्शन एक्ट के कानून की पासदारी करते हुए इसके ऊपर अमल दरामद करवाए। और आज हमारी इस्तदा है कि यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन इस पिटीशन के फैसले तक रोका जाए और इसका फैसला अर्ली हेयरिंग यानी 11 मार्च को ना करें, बल्कि आने वाले नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर इस पिटीशन को फिक्स करें। इससे अहम मामला और कोई नहीं है कि आपका फरूख हबीब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और सेनेटर जो इस वक्त मुंतखब हो गए हैं, बहरहाल उनके नोटिफिकेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी का इस पिटीशन के फैसले तक नोटिफिकेशन न जारी किया जाए। अब देखना यह कि इलेक्शन कमीशन इस मुतालिक क्या फैसला लेता है। नज़ीर लगारी साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद का वोट ले चुके, 178 उन्होंने वोट ले लिए, तकरीर की बहुत एग्रेशन था, लेकिन सर जिन्होंने 164 वोट के मुकाबले में 169 वोट उस दिन लिए, वहाँ कहा जा रहा था कि ज़मीर की आवाज़ पर उन्होंने वो वोट दे दिए। आज वो ज़मीर जो है शो ऑफ हैंड में सो गया, खुफिया बैलेटिंग में वो ज़मीर जाग रहा था। ये ज़मीर कैसा है कि जो पार्लियामान के मेंबर जो हज़ारों लाखों वोट लेकर आ रहे हैं, उनका ज़मीर कभी 2 दिन में सोता है, कभी जागता है। ये जागने और सोने का अमल पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा नहीं है? जो आपका सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, वो ज़मीर को सुलाता भी है और जगाता भी है। वो अपने अपने मारूज़ के मुताबिक अपने अपने हालात में जो है वो अब ज़मीर फैसला करता है कि अभी जागना है और अभी नहीं जागना है, अभी सोते रहना है और अभी जाग रहना है। ये कतन तयशुदा सूरत हाल। लेकिन इस इलेक्शन में वो जो कह रहे थे कि ये जो है वो जिन्होंने ज़मीर बेचा है, वो जो कह रहे थे पैसे लिए हैं, वो जो कह रहे थे ये बेज़मीर हैं, वो जो कह रहे थे कि ये, फिर उनसे वोट कैसे लिए इन्होंने? पहले तो ये तय कर लेते ना, कोई जल्दी नहीं थी। अपोजिशन ने भी कह दिया था कि भाई हमारा कोई प्लान नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का, और पहले ही कह दिया था। उसके बाद जो पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया उसमें आइन को सिरे से पेश नज़र रखा ही नहीं गया। उससे पहले होता है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे कि जनाब वज़ीर आज़म, मेरे ख्याल में, मेरे इत्मीनान के मुताबिक आप इस काबिल नहीं रहे हैं कि आपको ऐवान का एतमाद हासिल हो। अब आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि आप ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करें। ये सारी प्रैक्टिस तो हुई नहीं। ये तो 4 दिन पहले जो है वज़रा की एक टीम आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि हम वोट लेने जा रहे हैं। अगले रोज़ वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया और कहा कि मैं परसों एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ, और फिर आ गया एतमाद का वोट लेने के लिए। यहाँ पर आइनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं जिस तरह से ये होना चाहिए था। दूसरी बात, वही वो जो कैप्टन इमरान खान हुआ करते थे, एक जज्बाती नौजवान और लाउबाली नौजवान, उसी तरह से आकर फिर जो है मुखालिफ टीम को धमकियाँ देना, उन्हें उनके साथ जो है ज़ुबान दराजी करना, एक नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल करना, और फिर उसके बाद ये भी कहना कि जनाब मैं ये घर बना रहा हूँ और मैं जनाब ये आपको नौकरियाँ दे रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती जिस हुकूमत में तारीख़ की बदतरीन कानूनियत हुई हो, जिस दौर में तारीख़ की बदतरीन बैड गवर्नेंस हुई हो, जिस दौर में तारीख़ की बदतरीन करप्शन हुई हो, और जिस दौर में तारीख़ की बदतरीन लूटमार हुई हो, माफिया लूटमार हुई हो, ऑर्गेनाइज्ड माफिया ने मिलकर मुल्क को लूट लिया हो, रातों रात 30-30 अरब के टीके लगाए गए हों, वो आप कौम को आकर शफा भी देंगे और मरहम भी रखेंगे और दवाई भी देंगे। ये सूरत हाल समझ में आने वाली नहीं है। सही। इस हुकूमत ने ज़ीरो डिलीवर किया है पाकिस्तान के अवाम के लिए, और आगे वाले दिनों में भी कोई इनसे डिलीवरेंस की उम्मीद नहीं है। अच्छा। किसी को भी उम्मीद नहीं है। लोग इससे अच्छा, अपोजिशन ने गले में तौक क्यों नहीं डाला? इसलिए कि आगे 2 माह के बाद तो बजट आ रहा है। ये बजट लाए ना, ये पता तो चले ना कौम की खाल किस तरह उतारते हैं। सही। इन्होंने अब तक सिर्फ कौम की खाल उतारी, फिर दिया, फिर भी कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि जनाब जब 1 रुपया कम हो जाता है डॉलर के मुकाबले में तो फिर इतनी की खराब होती है, इतनी लूट मार होती है, फुला होती है। अब ये सब कुछ कर चुके हैं, जितनी कौम के साथ दावे और वादे करने थे सारे वादे भी कर चुके, और एक वादा भी अपना पूरा नहीं किया और एक दावा भी अपना पूरा नहीं किया है।
तो अब ये आगे क्या करते हैं 2 माह ठीक है। बाद, तो अब असल मसला तो ये है। सही। अच्छा, लगारी साहब हमारे साथ रह गए। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके वक्त का सर करारदाद आपने पेश की। वजीर आज़म ने आज एतमाद के 178 वोट ले लिए हैं। तो आज दोबारा से करीब 2.5 साल का ये अरसा गुजरा, आपकी हुकूमत को दोबारा से वजीर आज़म के तौर पर ही समझें कि हम मुंतखब हुए। आज उनकी तकरीर भी थी, अगले आने वाले दिनों के जो मामलात हैं, जो वादे हैं, वईद है, वो भी अपोजिशन से निपटने के हवाले से भी, और अपोजिशन के बारे में एग्रेशन भी वजीर आज़म का था। सर, अब क्या प्लान आप कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा एतमाद के लिए वोट भी मिल गए आपको तारीख में, अब क्या हुकूमत प्लान कर रही है ख़ास तौर पर अवामी रिलीफ के लिए? सर, पहली बात तो ये है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का जिन्होंने एतमाद का वोट दिया, और अपनी हलीफ जमातों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपने देखा कि आज वज़ीर आज़म को पहले से भी ज्यादा वोट मिले। पहले जब 2018 में वो मुंतखब हुए थे, आज उससे उन्हें वोट ज्यादा मिले, और ये है कि आज भी वो हाउस का कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं। और ये जो ख्याल था हमारी मुखालिफिन का कि लोग नाला हो गए या उनकी टिकटों की कशिश की वजह से वो बहक गए, तो उसमें कोई सदाकत नहीं निकली, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक हमारा आज का एक लायमल पे हमारा तबादला ख्याल हुआ, हमने सेनेट के चेयरमैनशिप के लिए आज एक मुत्तफ़िका फैसला हुआ है, जिसमें हुकूमती जमात के लोग भी, PTI के लोग भी, और जितनी हमारे एलाइज हैं, हमारे हलीफ हैं, उनसे एक मशावरती इजलास था। उस मशावरती इजलास में सब दोस्तों ने सादिक संजरानी साहब को चेयरमैनशिप के लिए इंडोर्स किया है, और हमारी तरफ से उम्मीदवार होंगे सादिक संजरानी साहब। डिप्टी चेयरमैन का फैसला मशावरत से बाद में किया जाएगा। सही। तीसरी चीज जो है वो है मुस्तकबिल के बारे में। बिल्कुल हम सियासी जमात हैं, हमारे सियासी दोस्त भी मौजूद हैं, हमारी आज भी उनसे नशिस्त हुई, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम सेनेट के इंतखाब के बाद, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद, हम मजीद जो है मशावरती क्लास रखेंगे स्ट्रैटेजी को मुरतब करने के लिए कि आगे हमने कैसे बढ़ना है और हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। शाह साहब, अभी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? किस पे अदम एतमाद लाएंगे? स्पीकर के हवाले से उन्होंने कहा है तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। उनका तो ये शेवा बन गया है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी रहे, अब हाम रहे, उनको मुल्क के मफादात, उनको उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम देखना चाहते हैं, वो यहाँ माशी जो अब मुल्क मईशत मुस्तहकम हो रही है उसमें रखना अंदाजी मुसलसल डालना चाहते हैं। तो वो जो करना चाहते हैं हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो हम बिल्कुल उसका मुकाबला करेंगे, सियासी अंदाज में करेंगे जैसे पहले किया। शाह महमूद कुरैशी साहब, बड़े एक मिसाली काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले सेनेट इलेक्शन में किया, जब खैबर पख्तूनख्वा से मेंबरान ने वोट बेचे या जो भी मामलात हुए आपने उन्हें निकाल दिया। यहाँ पर भी 16 मेंबरान के हवाले से फैसला भी होना है कि उन्होंने क्या किया। आज एतमाद का वोट ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर नेशनल असम्बली के हवाले से क्या फैसला करने जा रही, क्योंकि आप वाइस चेयरमैन भी हैं सर जमात के, तो क्या सोच रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए? इंक्वायरी करेंगे और क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, हम करप्शन के भी खिलाफ हैं और हम करप्ट प्रैक्टिसेस के भी खिलाफ हैं। ऑब्वियसली हम किसी ऐसी चीज को ना इंडोर्स करते हैं ना उसकी हौसला अफजाई करना चाहेंगे, और इसीलिए हम पहले दिन से ही कहते रहे कि शफाफ इंतखाबात हमारी मुराद है, हमारी मंजिल है। और हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी हमने दस्तक दी, हम पार्लियामान के अंदर भी गए, हमने कानून साजी करने की भी कोशिश की, क्योंकि पीपल्स पार्टी की नीयत में और अपोजिशन की नीयत में ये इरादा था कि उन्होंने खरीदो फरोख्त से एक अपसेट करने की कोशिश करनी है, तो वो किसी चीज पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वादे के बावजूद वो उस पर ना आए, और उन्होंने जमीरों को खरीदने की कोशिश की, सौदेबाजी की, सट्टेबाजी की, और जो कर सकते थे हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने की। हम इन चीजों के खिलाफ हैं और ये हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी कि वो उन चीजों को रोक कर
और उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर नहीं लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो अपनी ड्यूटी से इनहराफ कर रहे हैं, और इसके ऊपर मेरा अपना ये ख्याल है कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है 209 के तहत। अच्छा, थोड़ा सा बता दें वो क्या हो सकता है, रेफरेंस होगा, वो क्या हो सकता है? 209 के तहत रेफरेंस फाइल किया जा सकता है कि वो उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया है, और वो ड्यूटी जो दी हुई है 218 के अंदर अगर वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना चाहिए। और ये जो इन्होंने आज खासतौर पर स्टेटमेंट दिया है, ये बहुत वाज़ेह है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करने का तय कर लिया है कि उन्होंने नहीं करना है। ये इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तर्जमाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, ये मामला कि अनवर मंसूर साहब बता रहे हैं ये हो सकता है, ये होना चाहिए, हुकूमत पिटीशन तो इस मामले पर लेके भी गई है, अभी कुछ ही देर पहले फारूक हबीब भी बात कर रहे थे, लेकिन सर आपको लगता है कि अब हुकूमत को बाकायदा तौर पर एक आईनी इदारे के सरबराह पर सदारती रेफरेंस लेकर आना चाहिए, और क्या हुकूमत इस बारे में सोचेगी अगले आने वाले वक्त में? जी मुदस्सर, मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत इस मामले पर पूरी तरह गौर कर रही है। गुज़श्ता रात से इस बात पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल अपनी हदूद से तजावज़ किया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात को मुस्तरद करके ये कहा है कि ये जो इलेक्शन थे ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुए हैं, और उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत का हुस्न है। तो आपने ये अनवर मंसूर साहब को भी सुना, ये पूरी कौम देख रही है, वीडियोस आई, पैसे का इस्तेमाल हुआ, फिर मरियम नवाज साहबा की स्पीच जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग की टिकट, यानी पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप ल्यूर इन करें, किसी को लालच दें। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, सदारती रेफरेंस के हवाले से असूली तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि जो कानूनी ऑप्शन है वो इस्तेमाल की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त अपना, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो एक आईनी हैं, एक इदारे के सरबराह, लेकिन जो आइन ने उन्हें जिम्मेदारियां दी हैं उसको वो पूरा नहीं कर रहे। तो आप इस हवाले से बहुत जल्द आपके पास खबर आ जाएगी बाकायदा तौर पर कि उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस फाइल किया जा रहा है। सही, ठीक है। समीर इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर खबर भी दे रहे थे कि हुकूमत गौर कर रही है इस पर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सदारती रेफरेंस जो है वो लाया जाए। अब यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त PTI की जानिब से दायर की गई। अकील अहमद से बात कर लेते हैं। जी अकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो सेनेट के इंतखाबात इस्लामाबाद है, जनरल सिर्फ पर यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो पार्लिमानी वजीर फारूक हबीब, मलिका बुखारी और कमल शोजब ने जो है अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन में एक मजीद दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो है वो उसके बेटे की वीडियो सामने आई थी और जो नताइज हैं उनमें भी जो है PTI के सीट्स कम हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन इस मामले की तहकीकात करे और तहकीकात मुकम्मल होने तक जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो है कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। तो अब ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई है, जिसमें मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डस्का की तरह जो ये सेनेट इंतखाबात हैं उस पर भी फौरी एक्शन ले, और जो है वो जब तक वो उनकी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती वो जो है वो नोटिफिकेशन यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का जारी ना करें। तो अब ये दरख्वास्त दायर हो गई है जिस पर इलेक्शन कमीशन अब फैसला करेगा। इससे कबल जो यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से PTI की दूसरी दरख्वास्त। ठीक है अकील अहमद, बहुत शुक्रिया। वज़ीर असद उमर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका असद उमर साहब। अब क्या हुकूमत इस पर भी गौर कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक सदारती रेफरेंस भी लाया जाए? ये एक दरख्वास्त भी दायर की गई बल्कि 2 दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई। अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमारे ख्याल में इलेक्शन के जो प्रोसेस था उसके अंदर हमें कमजोरी नजर आई है, और जैसा फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, जो आइन की रिक्वायरमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंदर लिखी हुई थी, वो नहीं फॉलो हुई है। तो हमारे तो किसी जात के खिलाफ, किसी पोजीशन के खिलाफ हमारी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ये जो कमजोर दिखाई गई है इसकी तस्दीक करने की जरूरत है। तो सर ऐसा कोई प्लान नहीं हो रहा है हुकूमत की जानिब से कि कोई सदारती रेफरेंस आए इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक कि वो अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर सके? पहली दफा आपसे सुन रहा, मैंने तो ऐसी कोई चेमगोइयां भी नहीं सुनी। अच्छा सही नहीं, आपसे तस्दीक चाह रहे थे। ठीक है। अच्छा असद उमर साहब, ये जो ज़ाहिर वीडियो है अली गिलानी की और ख़ास तौर पे नासिर हुसैन शाह की ऑडियो टेप, उसको भी हिस्सा बनाया गया है दरख्वास्त का, और ये 2 दरख्वास्तें जी। वो पहले जो कह रहे थे ना कि वो कोई पैसे की तो उसमें बात नहीं हुई, वो दूसरे वीडियो के अंदर फिर पैसे की भी बात आ गई, तीसरे वीडियो में खुद भी उनकी बराह रास्त भी पैसों की बात आ गई। मतलब शवाहिद तो इतने मौजूद हैं कि अगर इन तमाम शवाहिद होने के बाद भी कोई जो है वो
जुर्म किसी का साबित नहीं होता तो फिर अल्लाह जानता है कि और किस सबूत की जरूरत होती है। असद उमर साहब, हफीज़ शेख साहब की शिकस्त हो गई, इमरान खान साहब ने आज एतमाद का वोट ले लिया। अगला मरहला जब 6 दिन के बाद है वो चेयरमैन सेनेट के लिए है। चेयरमैन सेनेट के लिए अब आप भी इत्तेहादियों के साथ अपनी जमात में कर रहे हैं, लेकिन 47 और 53 का मामला भी यहाँ पर चल रहा है कि आपके पास जो है वो वोट कदरे कम है। असद उमर साहब, अब आप अपने सेनेट चेयरमैन के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी खुफिया बैलेटिंग अगर मामला है तो फिर यहाँ आपके पास नंबर गेम नहीं है, पूरे एतमाद हैं कि आपका चेयरमैन सेनेट बन सकता है। जी ये देखें, जो इसका सब पहला मरहला था वो ये था कि सबसे पहले तहरीके इंसाफ ने अपना एतमाद जाहिर किया सादिक संजरानी साहब के ऊपर और कहा कि तहरीके इंसाफ उनको सपोर्ट करेगी इस इलेक्शन के अंदर। फिर आज जो है जो इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी जितनी जमातें हैं वो सब हमारे साथ बैठे और हम सब ने मिलकर ये कहा कि सादिक संजरानी साहब सिर्फ तहरीके इंसाफ और BAP के नहीं बल्कि तमाम इत्तेहादी जमातों के मुतफ़क्का कैंडिडेट हैं। तो वो अभी मरहला जो है ये फौरी वज़ीर आज़म की स्पीच के बाद मीटिंग हुई थी उसमें तय पा गया। अब जो है लोगों के साथ राब्ते करने हैं और पार्टीज के साथ राब्ते करने हैं। ये जो 47-53 है वो आप वफाक की हुकूमत की नेशनल असेंबली की आप बता रहे हैं। आपको पता है कि सूबों के अंदर ऐसे भी सूरत हाल है जो कोई वफाक में हुकूमत के अंदर है, हुकूमती अलायंस में, वो ऑपोजिशन के साथ है सूबे के अंदर एंड वाइस वर्सा। तो वो ये सब चीजें अभी जाहिर है सारे के साथ राब्ते किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे सारे। अब जाहिर है ये ख्वाहिशा तो किया जाएगा जो इत्तेहादी हैं, और कल भी हमने देखा था कि वसीम अख्तर ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था और ये खबर भी सामने आई थी, वो चाहते हैं कि उनको गवर्नर बना दिया जाए। ये तमाम तरह सूरत हाल है, लेकिन जाहिर है अब जो जिनके वोट मुस्तरद हुए वो लोग जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत करी या उनके साथ वफा नहीं करी, उसका पता कैसे लगाया जाएगा? क्या ये इतना आसान होता है? हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब भी मौजूद हैं। अफजल साहब, पहले भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं इस मामले पर। जिस तरह हमने देखा शहरियार आफरीदी साहब ने तो बता दिया था कि जी उन्होंने वोट पे देते हुए गलती की इसलिए उनका वोट ज़ाया हो गया। कैसे क्या पता चलाया जा सकता है कि किनके वोट ज़ाया हुए या किसने दगा किया, किसने वफा नहीं की अपनी पार्टी के साथ? क्या इलेक्शन कमीशन ये पता चला सकता है? सुमैया, जो शुरू से कोशिश हो रही थी और बेसिकली पहले ये दोनों बड़ी जमातें जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ता तकरीबन मुसलसल सीक्रेसी ऑफ बैलेट पेपर पे सीक्रेसी ऑफ वोट पे उन्होंने वहाँ पे आर्गूमेंट्स दिए, उन्होंने ही चंद साल पहले उन्होंने जो COD है उसमें ये कहा था कि ये, और उनको भी ये पता है और सबको पता है, लेकिन इस वक्त इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो किसी तरीके से गवर्नमेंट को ख़राब करें और उन्होंने फिर कोशिश की कि नहीं, हम किसी तौर पर भी इसमें ओपन बैलेट नहीं होने देंगे। बात यह है कि अगर ओपन बैलेट का तरीका, और वो सिंपल हो सकता था, बार कोड लग सकती थी, उसके सीरियल नंबर ही लग सकता था, कोई किसी और को ना दिखाते, वो जो इलेक्शन कमीशन खुद देखते, लेकिन हकीकतन एक भी इकदाम ऐसा नहीं उठाया इलेक्शन कमीशन ने। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस सिलसिले में, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन मुझे मालूम नहीं कि कैसे वो डिफेंड करेगा, इसलिए कि आज आपने देखा होगा कि वो डॉक्टर मिर्ज़ा ने जो एक्स स्पीकर थी, उन्होंने आर्टिकल 218 को बहुत वजाहत से बताया। 218 बहुत क्लियरली इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों का वो तयन करता है, और बात यह है कि अगर आपके ऊपर 10 जिम्मेदारियां हैं तो आप एक अदा करने के बाद 9 से 10 बर्दाश्त। अफजल खान साहब, आप इलेक्शन कमीशन का हिस्सा रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं, आप समझते हैं कि जो अगर हुकूमत सदारती रेफरेंस लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आती है तो क्या ये इस सारे अमल में ठीक है? बात यह है कि मैंने आज 2 रकात सलाते शुक्राना पढ़ी, इसलिए कि ये जो अनप्लेजेंट वाक़या हुकूमत के साथ हुआ उसने हुकूमत को झंझोड़ के जगाया, और जो चीज़ 2014 में इमरान खान ने बात की थी कि मैं न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन लाऊंगा, आज उसने उसके लिए कमिटमेंट भी कर दी और उसके लिए ऐलान भी कर दिया। बात यह है कि एक तो वो मैं उस पर आता हूँ मैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो एज एन इलेक्टोरल एक्सपर्ट और न्यूट्रल जो इलेक्टोरल विसल ब्लोअर, उस पे बात यह है कि 2 तरीके से आसानी से रिगिंग होती है जो आम इंतखाबात में। एक, अगर प्रिजाइडिंग अफसर को आप ख़रीद लें
तो बेशक वोट सारे किसी की तरफ चले जाएं, वो कहते हैं कि उस पे नहीं मैटर करता कि वोट कितने डाले, इस पे मैटर करता है कि वोट किसने गिने। तो अगर प्रिजाइडिंग अफसर ने एक दफा आपके खिलाफ लिख दिया तो आप 5 साल फिरते रहे निज़ाम में, कोई आपके लिए जैसे समंदर में चुन्नी गिर जाए और आपको नहीं मिल सकती, इस तरीके से आप ना डब्बे खुलवा सकते हैं ना के कंपेयर तो हो। बात यह है कि उसका एक सिंपल तरीका है, वो ये कि देखें, एक और छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। सरगोदा में एक पोलिंग स्टेशन से 7,789 वोट निकले। एक पोलिंग स्टेशन में अगर 100% वोट यानी डेड भी डालें, मरीज भी डालें, सब डालें तो 2000 से बढ़ नहीं सकते, कम हो सकते हैं। लेकिन वहां उन्होंने 8000 वोट, अब ये अगर कंप्यूटराइज हो तो ये नहीं हो सकता। दो चीजें, ये जो प्रोरागेटिव है कि प्रिजाइडिंग अफसर आपके वोटों को तब्दील कर दे, जिसकी तस्हीह करते करते आप बूढ़े हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उन्होंने बात की। और दूसरी ये कि रिटर्निंग अफसर का प्रोरागेटिव भी, इसलिए कि कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं और जैसे आप सुपरमार्केट में आप सौदा लेते हैं, मुख्तलिफ शेल्फ से आप सामान उठाते हैं, आपके पास हमें उसामा गाजी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है कि जमीन फारूकी साहब से बात करते हैं। जमीन, अभी कह रहे थे अफजल खान साहब कि झंझोड़ दिया है इस सेनेट इलेक्शन ने हुकूमत को और हुकूमत जो है वो जाग गई है। आपके ख्याल में जाग गई हुकूमत? एक वेकअप कॉल तो है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट के जो कैबिनेट के अंदर गुजरा हैं उन सब के लिए एक वेकअप कॉल है, और खान साहब के लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि अगर आप लोग ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो तब्दीलियां लाने के लिए अपने मंशूर के मुताबिक काम करने के लिए आए थे और आपने एक बड़ा चेंज लाने का नैरेटिव बिल्ड किया था, वो अगर आप नहीं ला पा रहे तो कम से कम अब जाग जाइए, और बात जागने की है। अभी एक बात चल रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अफजल खान साहब ने, और उससे पहले आमिर ज़िया साहब हमारे मेंटोर, हमारे उस्ताद, माशाल्लाह से सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद के आप एक मतलब फिर बोल टेलीविजन, बोल नेटवर्क का हिस्सा बने। हमारे उस्तादों में से हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये टिकटें चलाने वाली बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कही थी, यानी आप समझिए कि पैसा नहीं चला होगा, टिकट्स चले होंगे, बट दिस फॉल्स अंडर द ग्रेटिफिकेशन एज पर सेक्शन 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 2017 में ये हुआ था और रिगिंग के जुमरे में आता है, प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है, चाहे किसी किस्म का भी पोल हो। तो अगर वो सीटें थी, वो टिकटें आपकी चली थी, उन टिकटों ने जादू दिखाया था, उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा था, जिसकी वजह से गिलानी साहब जीते थे, तो वो टिकटों का जादू आज सर चढ़कर क्यों नहीं बोला? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना, वो इल्जाम लगाने वाले के ऊपर होता है। इल्जाम दो तरफ से लगे हैं। खान साहब ने इल्जाम लगाया कि मेरे लोग बिके हैं, इन्होंने कहा कि हमने खरीदे हैं, हमने इनको टिकटें दी हैं, हम इनको इंश्योरेंस दे चुके हैं कि आपको टिकट मिलेगी, इसलिए आप हमारी तरफ से खेलें। तो जब आपके पास ये एश्योरेंस थी और आपके पास बेहतरीन मौका था, आप उठा के मारते हैं खान साहब की कैबिनेट को। क्या जरूरत है ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत चलाने की? अब जहां पर बात है खान साहब की, तो खान साहब के पास सिर्फ डील एक बात तो तय के है, वोट के लिए हुई थी, अदम एतमाद के लिए नहीं हुई थी। तो वन डील और वन टिकट वाला सीन था ना। नहीं, ये तो आप और हम समझते हैं ना। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं? खान साहब ने आज जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बोला कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मशीनरी के तमाम एजेंसीज का डेटा उठा लें और चेक करें कि कितना पैसा चला है, तो वो तमाम एजेंसीज खान साहब के अंडर भी तो आती हैं। क्या खान साहब को नहीं पता होगा कि कौन लोग हैं? खान साहब को नई डिटेल्स पता होंगी कौन लोग हैं, लेकिन खान साहब नहीं बता सके बिकॉज वो ऐसे सिस्टम में, ऐसी दलदल में घिरे हुए हैं। अगर उन लोगों का नाम बताते हैं तो जिस तरह उन्हें केपी से 20 लोगों को अपनी टीम से हटाना पड़ा था, इनको हटा के अपनी गवर्नमेंट को गिराना पड़ेगा। तो वो नहीं करेंगे, और यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और इसके ऊपर मॉरल हाई ग्राउंड्स के ऊपर वो तमाम तर नैरेटिव बिल्ड कर भी सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हमें ओपन बैलेटिंग करने दो ताकि पता चले कि कौन लोग हैं जो बिक रहे हैं। तो वो तो अपना जवाब ठीक पेश कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, एक कंपैरेटिव एनालिसिस एक और तरह से किया जा रहा है 1993 को अब 2021 से। यार मैं तो हैरान होता हूं कि हम लोग किस तरह बैठ के कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। और भाई वो 26 मई 1993 का वाकया है, और 27 मई को खुद अब मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। 26 मई 1993 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके हक में फैसला करके उन्हें बहाल किया। उससे 40 दिन पहले उनकी असेंबलियां तोड़ी गुलाम इसहाक खान साहब ने। इस केस के अंदर कौन सी असेंबलियां टूटी थी? अगर खान साहब ना भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते, उनको फर्क नहीं पड़ना था।
उनकी एक सीट ऑलरेडी यहां से पहले ये बता रही थी कि उनको ज्यादा वोट पड़े हैं, गिलानी साहब को ज्यादा पड़े, तो दूसरी तरफ उनकी खातून उम्मीदवार को ज्यादा वोट पड़े। तो ये वाला जो केस है ना, दिस इज अनदर। चलें जमील, इसी पॉइंट को लेकर जरा आगे बढ़ते हैं क्विकली, क्योंकि हिस्ट्री बना चुका है। सही है, वक्त कम है। उसामा, आपके ख्याल में क्या ये वोट एक तरफ एक मेंबर को ज्यादा पड़ना, हफीज शेख साहब को कम पड़ना, क्या ये वजह थी अपने अरकान असम्बली से उस तरह के राब्ते न करना, गलत उम्मीदवार को खड़ा करना इस सीट पर, या फिर वाकई बिक गए हैं और ये खरीद लिए गए हैं? आपके ख्याल में इन तीनों में से क्या वजह थी? देखिए, अगर मैं मेन बात पर आऊं तो ये सारे आपने जो बातें कही हैं सब फैक्टर्स अपनी जगह हैं, बहुत सी बातें, लेकिन असल चीज़ है पैसा। वो चला है, पाकिस्तान की सियासत में इसका बड़ा असर होता है। अब जो ये इमरान खान साहब ने इतिमाद का वोट हासिल कर लिया है, ये एक फैक्ट है। जो मर्जी अब आप अपोजिशन की तरफ से सुन लें, कह लें, वो पीडीएम कह दीजिए तो हुकूमत ही नहीं है, इमरान खान तो वज़ीर आज़म ही नहीं है, वो तो हमेशा से कह रहे हैं, आप कहें जी ये हुआ ही नहीं इतिमाद, हम इसको मानते हैं, वो जो कहते रहे, ये एक फैक्ट है। आप देखिए, आइन और कानून का मुकाबला नहीं किया जा सकता, आप लाख जलसे करते रहे। मैं इसकी मिसाल बड़ी मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ कि कितना ये लॉन्ग मार्च का ये होगा वो होगा, हम इस्तीफे नहीं करेंगे, इतने जलसे होते रहे, इमरान खान साहब पर वो इंपैक्ट नहीं आया जो एक सीट सेनेट की यूसुफ गिलानी से आया। इतना ज्यादा प्रेशर आया, इतना प्रेशर आया कि उनको इतिमाद का वोट लेना पड़ा। तो ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर जब आप कोई इस तरह का अपसेट कर देते हैं, जैसे भी किया, पैसा चला, जो भी हुआ, वो तो वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है बुला ले एजेंसीज को, उनको पता लग जाएगा कितना पैसा चला, तो वो अब आगे होगा। मगर यूसुफ गिलानी साहब की जीत ने एक इंपैक्ट डाला। अब उसको किस तरह काउंटर किया उन्होंने, एक उससे बड़ा रिस्क लेकर, बहुत बड़ा रिस्क, ओपन में आ गए, मैदान में आ गए और उन्होंने इतिमाद का वोट ले लिया। अब फैक्ट इज, आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब वजीर आजम हैं। अब आप जितनी मर्जी जलसे कर लें, लॉन्ग मार्च कर लें, अब उसको नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल इस तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब जलसों में कहते रहे, 5 लोग नहीं कर सकते फैसला जिंदगी का, वजीर आजम ये 22 करोड़ लोगों ने फैसला दे दिया जलसे में, ये अब वजीर आजम मैं ही हूं। क्या हो गया? क्या वो वापस आ गए? वो फैक्ट, क्योंकि अदालत का फैसला है, आइन और कानून उसी तरह ही चलना है, आप जो मर्जी करते रहे। इसी तरह अब पार्लियामेंट में आप उसको नहीं मानते, पार्लियामेंट ये जाली थी, इसके तो आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ने थे, फिर उसके लिए सर धड़ की बाजी भी आपने लगाई, तो वहां से इमरान खान ने जब इतिमाद का वोट ले लिया है, इसको आप अंडू नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप आईनी तौर पर दोबारा कोई अदम इतिमाद की तहरीक ला सकें, कुछ और कर सकें। इसीलिए तो आप फिर क्यों कह रहे हैं बिलावल साहब कि अब हम स्पीकर के पीछे जाएंगे, अब हम पंजाब के पीछे जाएंगे? देखिए, बाहर की सियासत यकीनन इंपैक्ट डालती है, लेकिन जो फैसले होने हैं वो पार्लियामेंट के अंदर होंगे, उनका इंपैक्ट आप कम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही हो गया। मैं उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो आज हो गया है, क्योंकि आज जो मुलाकातें हो रही हैं वो अगले 6 दिन में बड़ी अहम है। आमिर जाद साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए बड़े अहम के पहले आए हैं, हुकूमती जो इत्तेहादी हैं वो अपने चेयरमैन सेनेट के लिए, और उसके बाद खुद गिलानी साहब और उनके साथ दीगर लोग आए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वोट मांगने के लिए। चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, दोनों जानिब अब क्या लग रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत, नंबर गेम थोड़ा फ़र्क है और उस फ़र्क से ही चेयरमैन मुंतखब होते हैं, लेकिन यहाँ भी खुफिया वोटिंग है, खुफिया बैलेटिंग है। क्या आने वाले वक्त हो सकता है चेयरमैन सेनेट के लिए और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए? ज़ाहिर है कि उस पर जो छोटी जमातें होती हैं, जिनकी कम नशिस्तें होती हैं, उनके पास बारगेनिंग का, जबकि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो तो उनके पास ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो बारगेन कर सकें। लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के और मुत्तहिदा के सिंध में जो ताल्लुकात हैं, और अगर फ़र्ज़ करें एक आप वो मफरूज़ा बना लें कि जी MQM अगर लच्चे का मुजाहरा करती है और वो पीपल्स पार्टी को वोट देती थी उसके कैंडिडेट को, तो उसका बैकलैश जो है वो सिंध की और कराची की, अर्बन सिंध की सियासत में बहुत ज़्यादा होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़। क्योंकि अभी तक इनका जो जितना भी बयानिया इन्होंने बिल्ड किया MQM का, वो यही है कि जी पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध के साथ मुबैना तौर पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उनके साथ सही सलूक नहीं कर रही है, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, सिविक फैसिलिटीज़, वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। इतना कि ये वक्त आ गया है कि जी आवारा कुत्ते जो हैं वो सिंध हुकूमत मारने से कासिर है। वो इसलिए शिकायत है कि जी तमाम इख्तियारात का मंबा जो है वो CM सिंध है और उनकी काबीना है। तो फिर अगर वो इस तरह से उल्टा जाते हैं तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा उनको अपने आम आदमी के सामने आकर जस्टिफाई करना। तो अभी ये एक मजबूरी का, जो भी उनके पीपल्स पार्टी ऑफर करे, बड़ी बड़े उनसे वादे करे, MQM एकदम कलाबाजी नहीं खा सकती। अगर कलाबाजी खाएगी तो पहले भी बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा कर चुके, अब उससे ज़्यादा होगी और ज़्यादा डिस्क्रेडिट हो जाएगी ये जमात। जी फैसल साहब, सिर्फ ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, शिकवा भी किया MQM ने। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब करते हुए इत्तेहादियों को साथ बिठाना चाहिए था, हमसे मशवरा करना चाहिए था। तो जिस तरह अभी आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं कलाबाजी तो नहीं खाएगी MQM, अभी ये पोजीशन नहीं इख्तियार करेगी, आपके ख्याल में आगे हालात इत्तेहादियों के साथ कैसे रहेंगे? देखिए, ये जो आज की तकरीर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की, इमरान खान साहब की तकरीर से पहले, उसमें उन्होंने
एक बार नहीं 2 बार कहा। उससे पहले उनके वजीर जो हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने कहा। उनके जो नए सेनेटर बने हैं फैसल सब्जवारी साहब, उन्होंने कहा। उनकी राब्ता कमेटी के लोगों ने कहा MQM इस हुकूमत के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, पहले भी खड़ी रही। उन्होंने कहा कि हमने जो आपने जो चीज़ें कही, हमारी कोई चीज़ पाइपलाइन में नहीं है, और जितनी बातें इमरान खान साहब आपने की वो सारी की सारी पाइपलाइन में हैं। तो मामला ये है कि MQM एक ऐसे पॉइंट पर भी है, एक तो इत्तेहादियों में दूसरे नंबर पर है, उनकी ज़्यादा सीट्स हैं, और वो इस वक्त एक नई चीज़ ला के फ़रोग नसीम साहब को सामने ले आई है कि ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट के तौर पर हम चाहते हैं। और अब इस सारे सिनेरियो में वो कराची के हवाले से भी चीज़ें चाहते हैं। आज उनका एक मोटा मुतालबा, आज उनकी तकरीर के अंदर भी, इमरान खान साहब की तकरीर में भी था, जो वो 1100 अरब के हवाले से बात कर रहे हैं। MQM चाहती है कि जो कराची के सिंध के जजीरे हैं उसके ऊपर जो वादा किया गया है उस पर फ़ौरन अमल दरामद किया जाए। उन्होंने टैक्स की बात भी की, शहर इतना देता है उसको इस तरह। तो ये MQM बेसिकली वज़न बढ़ा रही है, और इस वज़न से वो हासिल करना चाहती है फ़रोग नसीम साहब को एज अ डिप्टी चेयरमैन सेनेट। अब देखते हैं कि इस सारे सिनेरियो में होता क्या। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जब वजीर बनाए गए थे, वजीर कानून बनाए गए थे फ़रोग नसीम साहब, तो MQM ने कहा था कि ये हमारे कोटे पर नहीं है, ये अपनी काबिलियत के ऊपर हैं, और इमरान खान साहब ने खुद बनाए हैं, और इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमें अपनी एक अलग वजारत चाहिए जिसमें खालिद मकबूल साहब खुद IT के मिनिस्टर बने, फिर वो हटे और अमीनुल हक साहब बन गए। तो ये जो एक 5-6 दिन के अंदर जो सिनेरियो MQM खींचना चाहती है, वो सिंध के शहरों के अंदर जो मुतालबात उन्होंने रखे हैं वो खींचना चाहती है। दूसरा, डिप्टी चेयरमैन को लेना चाहती है। तीसरा, वो जो डिमांड्स कर रही है इमरान खान साहब के साथ कि हमने सारे वादे पूरे किए आपके, तो प्रेशर उन्होंने बिल्डअप किया। और ऐसी पोजीशन के अंदर है MQM कि पीपल्स पार्टी भी समझती है कि अगर हमने कोई ऐसा कोई इनको दिया, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, लेकिन बहरहाल डायलॉग जरूर रखेंगे ताकि मुस्तकबिल में हो सकता है कोई ऐसा स्पेस बने। तो लगारी साहब, दूसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सेनेट में, और गिलानी साहब के लिए तो बहरहाल चेयरमैन सेनेट की बात होगी। डेप्यूटी चेयरमैन के लिए आप समझते हैं कि अब नून लीग का तो कुछ होगा नहीं, फिर छोटे सूबों की बात आ जाएगी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन के लिए? लेकिन चेयरमैन के लिए तो बहरहाल एक हद तक इत्तेफाक राय मौजूद है अपोजिशन में, PDM में, और डिप्टी चेयरमैन पर भी कोई मेरे ख्याल है कोई बड़ा मसला पैदा नहीं होगा। शायद JUI जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को दोबारा चाहेगी कि वो डिप्टी चेयरमैन के तौर पर आए। अच्छा, उनकी मुखालफत अगर विद इन PDM कोई कर सकता है तो ANP कर सकती है, लेकिन ANP के पास एक आध वो हैं सेनेटर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि बाकी PDM जो है वो असफंदियार वली से कोऑर्डिनेट ना कर सके और उन्हें इस बात पर रजामंद ना कर सके कि उनको दिया जाए, बल्कि इसमें तो मियाँ नवाज शरीफ भी सामने आ जाएंगे और वो भी इस बात के लिए कन्विंस करेंगे। ये एक बिल्कुल अलग बात है। जो बात कराची के हवाले से हुई है, कराची में जो मैंडेट था MQM का वो श्रिंक कैसे हुआ, उसे श्रिंक किया PTI ने। उस कभी भी पीपल्स पार्टी उसके मैंडेट को श्रिंक नहीं कर सकी थी पिछले 30-35 साल में। पहली बार अगर श्रिंक हुआ है तो PTI के जरिए हुआ है। तो क्या MQM चाहेगी कि यही सिलसिला आगे चले और आगे उनका जो है वो वोट बैंक भी और उनकी जो टोटल हुजम जो है उनका जो टोटल वो भी श्रिंक होता जाए और अल्टीमेटली जो है वो जीरो की तरफ चला जाए, या ये भी एक बड़ा सवाल होगा MQM के साथ कि वो किसके साथ जाए। ये बिल्कुल बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है और डिस्कशन हमारा जारी लगाई का पॉइंट आया और ट्रांसमिशन जारी है, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी यहाँ पर एक हेडलाइन ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहेगा।